जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। दोस्तों, भारत में 5 राज्यों में चुनाव बिल्कुल सर पर है। चुनावी माहौल है, राजनीति सर चढ़कर बोल रही है। देश के कोने कोने में, गांव गांव में, घर घर में राजनीतिक विश्लेषक अपनी समझ के अनुसार राजनीति की चर्चाएं कर रहे हैं। राजनीति का परिदृश्य बदल गया है और सही मायने में यही होना चाहिए। आज बच्चा बच्चा राजनीति की बात कर रहा है। हर घर में राजनीति की बात हो रही है। बड़े बूढ़े हों, युवा हों, यहाँ तक कि बच्चे भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लग रहे हैं और ये बदलती हुई दुनिया, बदलते हुए भारत का एक स्वर्णिम परिदृश्य है। ऐसा होना चाहिए। किसी में समझ कम है, किसी में जागरूकता कम है, लेकिन इस राजनीति का हिस्सा सभी बनना चाहते हैं। कोई यदि राजनीति की बुराई भी कर रहा है तो भी वो अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति का हिस्सा है। किसी को राजनीति नहीं भी पसंद है, उसके नापसंदगी में भी राजनीति है। मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे कि वो हर जगह है, वो हर समय, जहां 2 में से 1 को चुनना हो, राजनीति है। आप राजनीति से बच नहीं सकते, आप पॉलिटिक्स से बच नहीं सकते। ठीक वैसा ही जैसा नास्तिक कहने वाला, स्वयं को नास्तिक कहने वाला, ईश्वर को ना मानने की आस्था रखता है, इस वजह से वो नास्तिक होकर भी आस्तिक है, क्योंकि वह ईश्वर की अवधारणा को नहीं मानने की एक अवधारणा लेकर के चल रहा है, उस आस्था पर काम कर रहा है। इसीलिए राजनीति का विरोध करने वाले भी राजनीति का हिस्सा हैं और यह एक बेहद अच्छी बात है। इस पर अच्छी चर्चा होनी चाहिए, खुल की चर्चा करनी चाहिए, अपनी समझ के अनुसार राजनीतिक समीक्षा करते रहनी चाहिए। चुनाव का समय है, किस प्रत्याशी को हमें चुनना है, किन प्रत्याशियों ने क्या काम किए हैं, जब हम इसकी चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो हमें वास्तविकता का एहसास होता है। या किसी का राजनीतिक परिचर्चा हम लोग सुनते हैं, हाँ, हो सकता है उसमें व्यक्तियों के पक्ष हो, कोई किसी के पक्ष में केवल सार्थक चर्चा करना चाहता है तो कोई किसी के विपक्ष में सार्थक चर्चा करना चाहता है। कोई किसी से कुंठित होकर के उसके और अच्छे हो सकने वाले कामों का हवाला दे सकता है, या कोई जो अच्छे काम हो गए हैं उस रास्ते को देख करके आगे की अपेक्षाएं या दूरदर्शिता अपनाना चाहता है। और ये बेहद दिलचस्प मसला है। हम सभी लोग जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति का हिस्सा हैं। हर घर में छोटी मोटी राजनीति होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में छोटी मोटी राजनीति होती है और हम सब उस राजनीति के परिधि पर होते हैं, केंद्र पर नहीं, परिधि पर होते हैं। यानी हम सब राजनीतिक चक्कर लगाते रहते हैं। ये देखते हुए बहुत अच्छा लगता है कि आज के युवा राजनीति में ना सिर्फ रोचकता ले रहे हैं बल्कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और उनमें जबरदस्त स्पर्धा का मामला देखने को मिल रहा है। बच्चे अपना भविष्य राजनीति में देख रहे हैं, देखना भी चाहिए। युवा अपना भविष्य राजनीति में देख रहे हैं, देखना भी चाहिए। पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेसी के लोग भी राजनीति में जाना चाहते हैं और ये हमारे देश के लिए बहुत स्वर्णिम युग चल रहा है। उनको अवसर भी दिए जा रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। उस अनुपात में, उस औसत में अवसर नहीं मिलते हैं तो हम लोग कटघरे में खड़ा करते हैं। ये बात ठीक नहीं है। हर राजनीतिक दल योग्य प्रत्याशियों को, कुछ योग्य प्रत्याशियों को अवसर दे रहे हैं और वो उन अवसरों को भुना भी रहे हैं और अच्छे काम भी कर रहे हैं। किसी राजनीति का पक्ष लिए बिना मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि हमारे समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो तटस्थ रहना चाहता है, जो किसी पाले में नहीं जाना चाहता, केवल इस वजह से कि हमारा जो दामन है वो दाग रहित रहे, तो यह हमारे समाज की विडंबना है।
आप अपने दामन को दाग रहित करके समाज में जो आप दे सकते थे वो देना नहीं चाह रहे हैं। जब आप राजनीति का हिस्सा बनते हैं, कोई पक्ष रखते हैं या किसी का विरोध करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी आलोचना भी होगी और आपकी तारीफ भी होगी। जब आप राजनीति का हिस्सा बनते हैं तो दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, समांतर चलती हैं। जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, आप उनको अपना दुश्मन मत मानिए। आप अंतिम अवस्था तक अपने तर्कों से, अपने स्टैट्स से, अपने डेटा से, अपने आंकड़ों से उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करिए। तब भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप अपने काम पर मन लगाइए। लेकिन आपका जो काम है वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए। राजनीति में ना ऑनेस्ट शब्द का बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है ना, इफेक्टिव वर्ड का बहुत ज़्यादा औचित्य है। पॉलिटिक्स में इफेक्टिव वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ऑनेस्टी की कोई डेफिनेशन नहीं है पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स में आपको अपनी परिस्थितियों और सर्कमटेंसेस के आधार पर अपनी आइडियोलॉजी के साथ भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, और कई बार सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए आपको कई अलग अलग प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं, जिन्हें आपकी समझ, आपका भाव गलत नहीं होता है, लेकिन वहाँ एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। किसी का समर्थन प्राप्त करना होता है या किसी को समर्थन देना होता है। तो जब आप या हम जब पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं तो उस पॉलिटिक्स की चर्चा के दौरान इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप पढ़े लिखे समाज से आते हैं, अगर आप लोग शिक्षित समाज से आते हैं, तो आपको एक निष्पक्षता का भाव रखना होता है। आप निष्पक्षता का भाव केवल तब तक रख सकते हैं जब तक आप किसी दल के पदाधिकारी नहीं हैं या किसी पद पर नहीं हैं। जिस वक्त आप किसी दल के पदाधिकारी हो जाते हैं या आप किसी तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं, वहाँ पर आप निष्पक्ष हो चाह कर भी नहीं हो सकते, क्योंकि उस वक्त वो आइडियोलॉजी काम करती है, वो सर्कमस्टांसेस काम करते हैं। तो आपको अपना अस्तित्व भी बचाना होता है, सांप भी मारना होता है और लाठी भी बचानी होती है। तो बहुत हद तक आप उस वक्त उतनी निष्पक्षता के साथ ना तो बात कर सकते हैं ना तो काम कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप किसी दल के प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, किसी तंत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, तब तक आपको निष्पक्षता से अपनी बात रखनी चाहिए, कठोरता से अपनी बात रखनी चाहिए। और यकीन मानिए यही आपको अगली फहरिस्त पर लेकर के जाता है। आपके अंदर की वो जो भूख है, आपके अंदर की जो आग है, वो आपको किसी दूसरे से बेहतर रिप्रेजेंट करती है। ध्यान रखिएगा, ये आप तब तक कर सकते हैं जब तक आपके अंदर आपकी प्राथमिकताएं हैं। तब आप समाज की भी निष्पक्ष बात कर सकते हैं, लोगों की निष्पक्ष बात कर सकते हैं, तंत्र की सफलता और विफलता की बात कर सकते हैं, सरकारों के सफलता और विफलता की बात कर सकते हैं। और ये मैसेज लगातार सर्कुलेट होते रहे हैं और होते रहने चाहिए। यानी आपसे जो आपकी जो पिछली पीढ़ी है वो भी जब आपको फॉलो करेगी तो वहाँ तक ये मैसेज डिलीवर करना बड़ा ज़रूरी है कि जब तक आप किसी दल में नहीं हैं तब तक आपकी एक बेहतरीन, मजबूत, निष्पक्ष आइडियोलॉजी होनी चाहिए। अच्छे कामों की आप तारीफ करें, बुरे कामों पर आप प्रश्न चिन्ह उठाएं, या अच्छे कामों की फ्रीक्वेंसी पर आप प्रश्न चिन्ह उठाएं। कई बार बहुत सारी योजनाएं और कार्य अच्छे होते हैं, अच्छी मंशा के साथ बनाए जाते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है, क्रियान्वयन की बारी आती है, तो उसकी रफ्तार बहुत कम होती है या गुणवत्ता में कमी होती है। तो हम ये सोच करके शांत हो जाते हैं कि चूंकि इंटेंशन अच्छा था, योजना अच्छी है, तो हम इसके बारे में बुराई क्यों करें। लेकिन नहीं, उस वक्त उसकी स्पीड और उसकी जो गुणवत्ता है उस पर अगर किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए, पटल पर जाना चाहिए। राजनीति में जो एनिमी वर्ड है, दुश्मनी शब्द है, उसको आप अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए, निकाल दीजिए। राजनीति में कुंठा शब्द को निकाल दीजिए, ईर्ष्या को निकाल दीजिए। राजनीति में कभी भी
अपने कॉलीग से, अपने मित्रों से राजनीति की आइडियोलॉजी की वजह से दुश्मनी मोल ना लेनी है, ना देनी है, ना नफरत का भाव पैदा करना है। आप अपने भाव स्पष्टता से रखिए। दूसरा, वर्तमान समय डिजिटलाइजेशन का है, वर्तमान समय सोशल मीडिया का है, मीडिया का है। मीडिया पर चल रही चीज़ों की एथेंटिसिटी की पहले आपको विभिन्न जगहों पर जाकर के परीक्षण करना चाहिए। व्हाट्सएप में कोई सा मैसेज आ गया, ग्रुप में कोई सा वीडियो आ गया, आपके फेसबुक अकाउंट में कोई रील चल रही है, आपके इंस्टा पर कोई रील चल रही है, वो रील की अवधि देखिए कितनी है। वो रील 30 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट की होती है। यूट्यूब के शॉर्ट्स 30 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट के होते हैं। क्या इतने कम समय में किसी और के द्वारा चलाई जा रही बात, कितने भी वो आक्रामकता से कह रहा हो, कितने भी ऑथेंटिसिटी के दावे के साथ कह रहा हो, तो हमें तुरंत उस पर आंख बंद कर यकीन नहीं कर लेना चाहिए और ना ही उनको कॉपी पेस्ट करके सर्कुलेट करना चाहिए। समझदारी की बात, अगर हम राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, आप राजनीति में, हम और आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेस में जाकर डेटा एथेंटिसिटी यानी कि उसकी सही जांच पड़ताल करके उसके बाद हम सर्कुलेट करें। बहुत अंधी होड़ मचती है, बहुत स्पर्धा है, हमें अपनी बात सिद्ध करनी होती है, अपनी आइडियोलॉजी सिद्ध करनी होती है। उसके लिए हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं, वहाँ पड़े डेटा को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, तो हमें लगता है कि हमने किसी बात की जीत कर ली। यहीं पर हमसे मिस्टेक हो जाती है, ये छद्म है। धीरे धीरे जब हमारी लोलुपता बढ़ती है तो जो हमारा स्थान होना चाहिए वो स्थान स्ट्रांग नहीं हो पाता है, हमारी जो तर्क शक्ति है वो हल्की हो जाती है, लोग हमें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। जब तक हमारी खुद की आइडियोलॉजी नहीं होगी, कोई भी चीज़ सुनकर हमारी खुद की विचारधारा विकसित नहीं होगी, तब अच्छा इसमें एक छोर पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसने ये कहा था, उसने किन परिस्थितियों में क्या कहा था, अगर हमें उसकी जानकारी नहीं है तो हमें बिना सर और बिना पैर की बात करने से बचना चाहिए। राजनीति में गंभीरता भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति में कौन सी बात किस जगह पर कितनी मात्रा में बोलनी है, कब चुप रहना है, इसका संतुलन एक आदर्श राजनीति होता है। और ये महात्मा गांधी से बेहतर कोई नहीं जानता था। महात्मा गांधी से राजनीति के गुर सीखिए। आधुनिक भारत में और भारतीय राजनीति, जो आधुनिक राजनीति प्रारंभ हुई है, उस राजनीति में महात्मा गांधी से बड़ा राजनीतिक गुरु कोई नहीं हो सकते। उन्होंने दूसरों के शासन में अपनी बात रख कर ना सिर्फ रखी बल्कि अपनी बात मनवाने की जो कला थी, पूरे देश को एकीकृत करने की जो कला थी, उनका विश्वास ना सिर्फ हासिल करना बल्कि उस विश्वास पर खरे उतरने की जो उनकी कला थी, काबिलियत थी, आप और किस नेता से वह गुण सीख सकते हैं। ना तो तब फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, ना यूट्यूब था, बावजूद इसके भी जो राजनीति की कला, जो राजनीति के गुण महात्मा गांधी ने उस युग में अपनाए जब हमारी शासन सत्ता भी किसी और के हाथ में थी। क्रूरता का इंतहा था, क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उस वक्त भी अपनी बात कैसे मनवानी है, कैसे रखनी है, इसकी निपुणता उनके अंदर थी। कब कितना कहना है, कब आंदोलन प्रारंभ करना है, कब आंदोलन वापस लेना है, इसका संतुलन, गजब का संतुलन महात्मा गांधी के थॉट प्रोसेस में हमें देखने को मिलती है। राजनीति के किसी भी प्रकार के चिंतन में, वैचारिकी में या परिचर्चा में जिद की कोई जगह नहीं है। आप आंकड़ों के अनुसार बात करेंगे तो राजनीति में धीरे धीरे आपको महारत हासिल होगी, लोग आपको गंभीरता से लेंगे। राजनीति का अर्थ केवल पद नहीं होता है, राजनीति का अर्थ राजनीति की समझ भी होती है। हर जगह की राजनीति अलग अलग होती है।
राष्ट्रीय स्तर की राजनीति, राजनेता यानी कि लीडर हमें अलग दृष्टिकोण से चुनना पड़ता है, उनकी समीक्षा अलग दृष्टिकोण से करनी पड़ती है। लेकिन प्रादेशिक स्तर पर वही राजनीति दूसरे सरकमस्टांसेस में बदल जाते हैं, और जब वही क्षेत्रीय स्तर पर यानी कि पंचायत स्तर पर पहुंचते हैं तो उसका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाता है। सबकी प्राथमिकताएं और प्रासंगिकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, सिद्धांत अलग अलग होते हैं, फंक्शनिंग अलग अलग होती है। तो इसलिए हमें फंक्शन सीखने चाहिए, और सीखने चाहिए इन द सेंस एक बात और, इन तमाम चीज़ों के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना पढ़ा लिखा नहीं है। आपके अंदर का तजुर्बा, लोगों से मिलने का तरीका, आपके संस्कार और आपके एडजस्टमेंट, सामंजस्य की जो परिस्थितियां हैं, आपका धैर्य जिसको आप पेशेंस कहते हैं, कब कहाँ कितना किस फ्रिक्वेंसी में बोलना है, कब चुप रहना है, ये राजनीति का बहुत बड़ा मंत्र है। इसको लेकर के आप बहुत आगे जा सकते हैं। महत्वाकांक्षाएं जरूर पालिए, शेख चिल्ली के सपने भी देखिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जब आप सपने देखेंगे तो सपनों के लिए काम करेंगे, और जब आप सपनों के लिए काम करेंगे तो कब कौन से समीकरण आपके लिए तैयार हो जाए कोई कह नहीं सकता। इसलिए उम्मीदें बिल्कुल मत छोड़िए। अब भारतीय राजनीति नई राजनीति में प्रवेश कर चुकी है, परंपरागत राजनीति धीरे धीरे हाशिए पर है। अब तमाम राजनेताओं को, लीडर्स को सेल्समैन की तरह टारगेट लेकर के घर घर जाना होगा, लोगों से मिलना होगा। वाइल्ड कार्ड एंट्री की परंपरा बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। हो सकता है कि इस पंचवर्षीय में कुछ हद तक चले, लेकिन अगले पंचवर्षीय में राजा का बेटा राजा बनने की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी तरह से समाप्त होने वाली हैं। सारा जो युवा वर्ग है वो ना सिर्फ साक्षर हो रहा है, शिक्षित हो रहा है, धीरे धीरे तजुर्बेवान हो रहा है, और इन तमाम प्लेटफॉर्म का समुचित उपयोग करना सीख रहा है। अभी हमें सोशल मीडिया का तरीके से इस्तेमाल करना भी नहीं आता है। इसके लिए मैं एक अलग चर्चा करूंगा, आप लोगों के बीच में आऊँगा। फिलहाल राजनीति के प्रारंभिक दौर, राजनीति की रुचि जो हमारे समाज का निर्माण करती है, घर घर में राजनीति होती है, हर समाज में राजनीति होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में राजनीति होती है, वह स्वस्थ होनी चाहिए, वह हेल्पफुल होनी चाहिए, वह धनात्मक होनी चाहिए और दूरगामी दृष्टिकोण से निर्मित होनी चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और अच्छी अपेक्षाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो चुनाव है वो आप अपनी सद्बुद्धि का सदुपयोग करके और इस चुनाव में ना सिर्फ हिस्सा लेंगे बल्कि अपने समाज को इन्फ्लुएंस भी करेंगे। साथ ही डिज़र्विंग कैंडिडेट का मतलब होता है जो समाज को जानता है, छोटे, मध्यम और उच्च तीनों को बराबर प्राथमिकता देता है। अब वो दौर समाप्त हो चुका है जब चर्चित से चर्चा होगी, नहीं, अब चर्चित से चर्चा नहीं होगी। अचर्चित भी अब उतना ही योगदान देगा जो चर्चित देते थे, और चर्चित का जो मोनोपाली है वो धीरे धीरे समाप्त है, हाशिए पर है। तो इसलिए छोटा से छोटा व्यक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यह आने वाले लीडर्स को ना सिर्फ समझना होगा बल्कि इसके महत्व को अगर जानने में जरा सी देरी कर दी तो समझिए कि आपकी लीडरशिप बहुत खतरे में है। हम मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है। सब अपनी समझ का इस्तेमाल करके चुनाव में हिस्सा लीजिएगा। पैसों के लिए चुनाव में वोट मत डालिएगा, राशन कार्ड के लिए चुनाव में वोट मत डालिएगा, केवल छोटे छोटे लाभ के लिए चुनाव में वोट मत डालिएगा। दूर दृष्टिकोण रखिएगा और ध्यान रखिएगा हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार केवल हमें 200, 500, 1000 रुपये देने के लिए नहीं होती है, हमारी पीढ़ियों के उत्थान के लिए होती है। अगले वीडियो में मैं उस पीढ़ियों के उत्थान के सर्कमस्टांसेस के बारे में चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपका दोस्त
मैं ललित व्यास पांडे लेता हूँ आपसे विदा। फिर किसी परिचर्चा में आपके बीच में होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।